नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे CRPF HCM और ASI एग्ज़ाम्स एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, आज 24 फरवरी 2023 को CRPF HCM के तीनों शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और तीनों शिफ्टों के सभी क्वेश्चंस मुझे लगभग मिल चुके हैं। इस बात पे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। जिनका भी एग्ज़ाम्स आने वाले शिफ्टों में है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाकी PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी आप PDF फाइल डायरेक्ट व्हाट्सएप पे लेना चाहते हैं तो भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। PDF फाइल बिल्कुल फ्री में दी जाएगी, किसी भी चार्ज की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बस आपको फ्री में मिल जाएगा। आपको बस मैसेज करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस जो कि लेट से मिले हैं उनको देखेंगे। तो एक प्रश्न आया था दोस्तों कि धामर या फिर धामर जो है किससे संबंधित है। तो धामर का जन्म जो कि ब्रज भूमि के लोक संगीत में हुआ था। इसका प्रचलन ब्रज के क्षेत्र में लोकगीत के रूप में बहुत काल से चला आता है। इस लोकगीत में जो कि वर्ण विषय राधा कृष्ण के होली खेलने का जो कि कहा गया है। तो राधा कृष्ण का होली, तो होली अगर ऑप्शंस में रहा होगा राधा कृष्ण का होली तो आप ज़रूर उसको टिक कर दीजिएगा, वहीं आपका राइट आंसर होगा। यह रस श्रृंगार था और भाषा थी ब्रज, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा था किससे संबंधित, तो राधा कृष्ण की होली से संबंधित है, तो ये होली से संबंधित है, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कथक एक लोक नृत्य है, इससे संबंधित वह व्यक्ति जो लखनऊ घराने से था, ठीक है। तो कथक के जो कि लखनऊ घराने का जो जनक है ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। बाकी ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके आप लोग ज़रूर एक बार बताइएगा। यहाँ पे बताना चाहेंगे दोस्तों कि लखनऊ शैली के कथक नृत्य में सुंदरता प्राकृतिक संतुलन होती है। कलात्मक रचनाएं ठुमरी आदि अभिनय के साथ साथ होरिस यानी शब्दाधिक अभिनय और आंसू रचनाएं जैसे भावपूर्ण शैली भी होते हैं। वर्तमान में पंडित बिरजू महाराज जो कि अच्छन महाराजी के बेटे इस घराने के मुख्य प्रतिनिधि माने जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या थे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था। तो अगर सबसे बड़ा स्थल पूछा गया होगा तो दोस्तों राखी गढ़ी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों धौलावीरा के बारे में पूछा था, तो एग्जैक्ट धौलावीरा के बारे में क्या पूछा गया था ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा। बाकी हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हरियाणा में राखी गढ़ी भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, ठीक है। राखी गढ़ी में इसकी शुरुआत और जो कि 6000 ईसा पूर्व यानी पूर्व हड़प्पा चरण से इसके क्रमिक विकास का अध्ययन करने के लिए खुदाई की गई थी। इस स्थल की खुदाई जो है भारतीय पुरातत्व विभाग के अमरेंद्र नाथ ने किया था, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे स्थल से प्राप्त प्रमुख निष्कर्ष बता देते हैं, जैसे कि परिपक्व हड़प्पा चरण एक नियोजित उपनगर द्वारा दर्शाया गया है, जिसमें जो कि मिट्टी की ईंट के साथ साथ एक उचित जल निकासी वाले जले हुए ईंटों के घर शामिल हैं। इस स्थल से प्राप्त एक महत्वपूर्ण खोज एक बेलनाकार मुहर है, जिसमें एक तरफ हड़प्पा के 5 पात्र बने हैं और दूसरी ओर एक मगरमच्छ बना हुआ है। हाल ही में राखी गढ़ी में हड़प्पा कब्रिस्तान से मिले कंकाल के DNA के अध्ययन में पाया गया कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का एक स्वतंत्र मूल था, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप पर हड़प्पा सभ्यता के अन्य बड़े नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान में गढ़वेरियावाल और भारत के गुजरात में धौलावीरा है। धौलावीरा जो है दोस्तों ये
40वां स्थल के रूप में यूनेस्को में जोड़ा गया है। तो अगर धौलावीरा से रिलेटेड पूछा गया होगा तो आप एक बार ज़रूर बताइएगा। और धौलावीरा जो है दोस्तों ये गुजरात में सबसे बड़ा स्थल है। बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसे 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी हिस्से यानी समकालीन पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में पाया गया था। सिंधु घाटी 4 सबसे बड़ी सभ्यताएं मिस्र, जो कि मेसोपोटामिया, भारत और चीन का निवास स्थान थी। राजस्थान में कालीबंगन सिंधु सभ्यता की प्रमुख प्रांतीय राजधानी थी। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के कई खंडहरों की खोज के लिए प्रसिद्ध है। लोथल साबरमती नदी और उसकी सहायक नदी यानी भोगाओ के बीच में स्थित है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। एक आया था कि कछुआ का पर्यायवाची शब्द क्या है। कच्छप, कमठ, कुर्म इत्यादि जो कि कछुआ का पर्यायवाची शब्द होगा। आप कमेंट करके बताइएगा पूछा क्या था। नाव में धूल उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। बेकार का बदनाम करना या फिर हंसी उड़ाना। ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि परमाणु बम किसने बनाया था। तो अगर देश का नाम पूछा गया होगा तो अमेरिका हो जाएगा। बाकी बात करते हैं अमेरिकी मूल के वैज्ञानिक जूलियस रॉबर्ट जो कि ओपेनहाइमर को परमाणु बम का जनक कहा जाता है। 16 जुलाई 1945 को पहले परमाणु बम का परीक्षण उनकी देखरेख में अमेरिका में ही हुआ था। ठीक है। बाकी इससे तो दोस्तों परमाणु से संबंधित कोई प्रश्न था क्या, बम वाला था या फिर कुछ और था, कमेंट करके ज़रूर बताएं क्योंकि बच्चों को पूरा क्वेश्चन सही से पता नहीं चल पाया है। एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि अल-नीनो। ठीक है। एक प्रश्न आया था कि एल नीनो का सिद्धांत क्या है। तो एल नीनो का सिद्धांत है विषुवतीय वायुदाब व चक्रण में जो कि व्यवधान उत्पन्न हो जाता है उसी को क्या कहते हैं, एल नीनो का सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि थांगता किससे संबंधित है। तो थांगता मणिपुर का विशेष मार्शल आर्ट नृत्य है। थांगता का अर्थ होता है तलवार और भाला। थांगता प्रदर्शन हमले और बचाव के कौशल का प्रदर्शन भी माना जाता है। हिमा दास किस खेल से संबंधित है। लेकिन दोस्तों वहाँ पे आपसे पूछा गया था कोई अवार्ड्स के बारे में, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा क्या था। ठीक है। तो अगर हिमा दास का रिलेशन पूछा गया होगा तो वो एथलीट हैं। ठीक है। इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। जैसे कि दोस्तों हिमा दास एक एथलेटिक में ट्रैक और फील्ड से जुड़ी हैं। उन्हें ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें असम पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी के रूप में भी नियुक्त किया गया है। वह 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर जैसी स्पर्धाओं में भाग लेती हैं। उन्होंने 2018 में जो कि जकार्ता एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने 2018 में अर्जुन पुरस्कार भी जीता था। एथलेटिक्स में इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली रिले जो कि फोटो फिनिश, ट्रैक, लेन, हर्डल्स, शॉटपुट, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, ट्रिपल जंप, हाई जंप, क्रॉस कंट्री आदि हैं। ठीक है। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि वहाबी आंदोलन के समय वायसराय कौन था। तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम था वहाबी आंदोलन के समय। अगर दोस्तों वहाबी आंदोलन से अब क्या पूछा था ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे रिलेटेड मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूँ। ठीक है। वहाबी आंदोलन पटना बिहार के आसपास हुआ था। यह एक इस्लामिक धार्मिक जो कि पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जिसमें एक बात पर जोर दिया गया था कि मूल इस्लाम में किसी प्रकार का परिवर्तन की निंदा करता है और बदलाव को सुधार इसे इसकी वास्तविक स्थिति में लाना होगा। आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। आंदोलन 1820 से सक्रिय था लेकिन 1857 के विद्रोह के मद्देनज़र यह जो कि सशस्त्र प्रतिरोध में बदल गया जो अंग्रेज़ों के खिलाफ एक जिहाद कहलाया था। ठीक है। वही बात करते हैं दोस्तों। तो इसके बाद ब्रिटिश ने वहाबियों को गद्दार और विद्रोही करार दिया और
वहाबियों के खिलाफ व्यापक सैन्य अभियान भी चलाया था। 1870 के बाद आंदोलन पूरी तरह से दबा दिया गया था। ब्रिटिश ने भारतीय दंड संहिता 1870 में देशद्रोह शब्द की घोषणा की, जो कि भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति अप्रभाव को उत्तेजित करने का प्रयास करने के लिए किया गया था। वही बात करते हैं दोस्तों, इस प्रकार जो है यह आंदोलन भारत में राजद्रोह कानून की शुरुआत का प्रतीक बन गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि किस राज्य के हाई कोर्ट के 8 जज एक साथ जो कि तबादले हुआ था, 8 जजों का एक साथ तबादला हुआ था। तो मध्य प्रदेश का जो कि हाई कोर्ट था, जिसमें का दोस्तों एक साथ 8 जजों का तबादला किया गया था। दिसंबर 2022 की ही बात है दोस्तों, यानी हाल ही की बात है ये। तो ये आपसे पूछा गया था। बलात्कार के मामले सबसे ज़्यादा किस राज्य में है या फिर कौन सा स्थान सबसे ज़्यादा है? तो राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खानवा का युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के बीच हुआ। तो बाबर और राणा सांगा आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई, जो कि 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और राजपूतों के बीच में हुआ था। 1529 में मोहम्मद जो कि लोदी और बाबर के बीच घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। तो ये सभी चीज़ें आप याद रख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम्स में आने वाले काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ पर हुई थी? तो लॉर्ड मेयो की हत्या जो हुई थी दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है? तो अंडमान निकोबार में है। तो अंडमान निकोबार दिया था या फिर पोर्ट ब्लेयर आपका डायरेक्टली दिया था, कमेंट करके बताइएगा। 1872 में शेर अली द्वारा लॉर्ड मेयो यानी भारत के वायसराय की हत्या पोर्ट ब्लेयर में कर दी गई थी। शेर अली को अंडमान द्वीप समूह में दंडात्मक निपटान में आजीवन कारावास दिया गया था, जब उसने लॉर्ड मेयो की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 में भारतीय राजकुमारों के राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए काठियावाड़ में राजकोट महाविद्यालय और अजमेर में मेयो महाविद्यालय खोलना चाहता था। ठीक है, वही बात करते हैं तो भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना भी उसने की थी। कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना उसने की थी और राज्य रेलवे का परिचय भी उसी ने लाया था। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। एक प्रश्न आया था कि दिनेश लाड को 2022 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है, वह किस खेल से संबंधित है? ऐसे करके दिया था, तो क्रिकेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट के क्षेत्र में उनको जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। बात करते हैं तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई खेलों से जुड़े खिलाड़ियों को कोचों को अवार्ड दिया। उन्होंने रेसिंग कोच राज सिंह को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया। राज सिंह के साथ साथ बॉक्सिंग कोच मोहम्मद अली कमर को, पैराशूटिंग कोच सुमा सिद्धार्थ सिसरू और रेसिंग कोच सुजीत मान को भी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इन चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। मानव रक्तचाप कितना होता है? तो जो कि मानव शरीर की जो सामान्य रक्तचाप होता है 120/80 मिमी HG होता है। तो 120/80 मिमी HG दिया होगा, तो वो आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी थी? तो 382 प्रति वर्ग किमी थी भारत की जनसंख्या। बात करते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 382 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जो कि 1106 व्यक्तियों का जनसंख्या घनत्व है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में जनसंख्या घनत्व जो कि 1028 जो कि व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। उत्तर प्रदेश का 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। केरल का जो है 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। वहीं बात करते हैं दोस्तों तो जनगणना 2011 जो कि भारत की 15वीं जनगणना है और स्वतंत्रता के बाद 7वीं जो कि जनगणना है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। पहली जनगणना 1872 में हुई थी। अगली जनगणना वर्ष 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोरोना के कारण अभी नहीं हो पाई है। जनगणना हर 10 साल में होती है। ठीक है, यहाँ पे मापदंड राज्य बता देते हैं, जैसे कि सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश था।
कम से कम आबादी वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप था। उच्चतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली था। उच्चतम लिंग अनुपात वाला जो राज्य था वो केरल था। उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य जो कि केरल था। उच्चतम घनत्व वाला जो राज्य था वो था बिहार। तो इन सब चीज़ों को आप लोग याद रख लीजिएगा। कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कुल कितनी सीट जीती है? तो उसने 40 सीट जीती है। वहीं बात करते हैं तो बीजेपी ने जो कि यहाँ पे 25 सीट जीती थी। टोटल सीटों की संख्या जो थी वो थी 68। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग के तहत हुई थी? तो हिल्टन यंग आयोग के तहत हुई थी। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के बाद हुई थी। उसके बाद आरबीआई ने 1 अप्रैल 1935 से अपना परिचालन शुरू किया था। आरबीआई का मुख्यालय वर्तमान में मुंबई है, लेकिन जब शुरू हुआ था दोस्तों तब उसका मुख्यालय कोलकाता हुआ करता था। वहीं बात करते हैं आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ और 1 जनवरी 1949 से आरबीआई ने सरकारी स्वामित्व वाले बैंक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। आरबीआई के मुख्य कार्य जो कि आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि नोट जारी और मुद्रा नीति निर्धारित करने वाली संस्था है। आरबीआई मात्रात्मक और गुणात्मक साधनों के माध्यम से बैंकों के क्रेडिट संचालन को नियंत्रित करती है। सभी अनुसूचित बैंकों की नकदी भंडार रखती है। ठीक है। वहीं बात करते हैं तो लाइसेंसिंग प्रणाली के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करती है। अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करती है। वहीं बात करते हैं, एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि बजट 2023 में भारत की जीडीपी की जो दर रखी गई थी वो कितनी रखी गई थी? तो दोस्तों ये आईएमएफ के अनुसार जो कि 6.1 रखी थी। आप कमेंट करके बताइएगा कि बजट के अनुसार पूछा था तो बजट के अनुसार जो कि 6.0% रखी गई थी। ठीक है। इसको बढ़ाया गया है, यहाँ से 6.8% तक रहने का अनुमान लगाया गया, यानी 6 से 6.8 तक 2023 के बजट के अनुसार रखा गया है। डीवाई चंद्रचूड़ के पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यानी डीवाई चंद्रचूड़ जो थे भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश थे। उनसे पहले जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उदय उमेश ललित। उदय उमेश ललित उससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि 49वें मुख्य न्यायाधीश थे। धौलावीरा कितने नंबर का यूनेस्को स्थल में जोड़ा गया था? तो 40वां स्थल था जो कि यूनेस्को के द्वारा जोड़ा गया था। इस हड़प्पा कालीन शहर धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2021 में जो कि चीन में संपन्न यूनेस्को की ऑनलाइन बैठक में शामिल किया गया था। यह भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। मार्च 2022 तक कोई नई साइट नहीं खोजी गई है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भी माना जाता है। एक प्रश्न आया था कि अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 29(1) के तहत जो कि किसी भी समुदाय के लोग तो दोस्तों अनुच्छेद 29(1) के अनुसार किसी भी समुदाय के लोग जो भारत के किसी राज्य से रहते हैं या कोई क्षेत्र जिसकी अपनी आंचलिक भाषा, लिपि या फिर संस्कृति हो, उसे क्षेत्र को संरक्षित करने या उन्हें पूरा अधिकार होगा। यह प्रावधान जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत जोड़ा गया है। ठीक है। तो ऑप्शंस क्या थे, क्या पूछा था, कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न दोस्तों, जनवरी 2023 में कोयले के निर्यात पर पाबंदी किसने लगाई है या हटाई है? ये कंफर्म करिएगा दोस्तों। ऑप्शंस क्या थे ये भी कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि कुत्सा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो निंदा, बुराई, गहरना, निंदा, दुर्पवाद, उसके बाद बदनामी इत्यादि जो होगा। ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा क्या था। एक कुंद का पर्यायवाची शब्द भी आया था, तो अतिक्षण, अंकुठित, कुंडित, गुठला, धारहीन, भुथरा, भोथरा इत्यादि जो कि कुंद का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। एक प्रश्न मुहावरा आया था दोस्तों, इसका भी मुझे ठीक से उत्तर नहीं मिल पाया। नील का खेत होना मुहावरे का अर्थ क्या था? एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया। ऑप्शंस कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। मोहिनी अट्टम जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
केरल का है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बताना चाहेंगे कि मोहिनी अट्टम या फिर मोहिनी एट्टम दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य का एक जो कि अर्धशास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में मानी जाती है। मोहिनी के रूप में विष्णु के पुनर्जन्म में महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की याद में नृत्य किया जाता है। डॉक्टर सुनंदा नायर मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बनी थी। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से मोहिनी अट्टम में आंतरिक गीतात्मक नारीवाद में जो कि पीएचडी थीसिस पूरी की थी। मोहिनी अट्टम नाट्य शास्त्र की लास्य शैली पर आधारित होती है। इसमें नाजुक हरकतें और चेहरे के अधिक जो कि स्तृण भाव दिखाए जाते हैं। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों, आंदोलनों कोमल और सरकना की तरह है। उनके पास जो कि लयबद्ध कदम नहीं है। चेहरे के भाव और हाथों के हाव भाव पर अधिक जोर दिया जाता है इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि 2023 में उस्ताद जाकिर हुसैन को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म विभूषण उनको दिया गया था। जी दोस्तों, मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण से नवाजा गया। इसी क्रम में जो कि ORS के जनक दिलीप महालानाबिस और मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण का सम्मान मिला। जाकिर हुसैन को चाहने वाले दुनिया भर में फैले हुए हैं। जाकिर हुसैन का जन्म जो कि 8 मार्च 1951 को मुंबई में हुआ था। बाकी दोस्तों, मुलायम सिंह यादव महालानाबिस को जो कि मरणोपरांत और दिलीप जो कि महालानाबिस, ठीक है, दिलीप महालानाबिस और मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि रजिया सुल्तान को गद्दी से कब हटाया गया था? तो 14 अक्टूबर 1240 में उनको गद्दी से हटा दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं कि जब वह शासक बनी तो उसे जो कि स्वीकार नहीं किया गया। वे दिन थे जब महिलाओं को स्वतंत्र पहचान का आनंद लेने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने पुरुषों के अधीन माना जाता था। इसके चलते उन्होंने 1240 में सिंहासन से हटा दिया गया था। रजिया सुल्तान जो कि 1236 से 1240 ईस्वी तक सुल्तान थी, वह गुलाम वंश से संबंधित थी। वह मध्यकालीन भारत की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। उन्होंने जमालुद्दीन याकूत को घुड़सवार सेना का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया था। वहाँ पे जो है दोस्तों पर्दा नहीं करती थी, वह पर्दा नहीं करती थी और जनता के सामने पुरुष परिधान धारण करती थी। उन्होंने मंगोल आक्रमण से अपने साम्राज्य की रक्षा की थी। उनकी मृत्यु जो कि 1240 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा क्या जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। जी हाँ दोस्तों, 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के बाद में सूची में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी, जिसकी आवश्यकता 1975 से 77 के आंतरिक आपातकाल के दौरान महसूस की गई थी। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों, तो 1873 में महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? अगर महाराष्ट्र में तो पुणे में हुई थी। इसे सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ जो कि त्रुट के नाम से भी जाना जाता है। धनंजय कीर ने 1974 में महात्मा ज्योतिबा फुले फादर ऑफ आवर सोशल रिवोल्यूशन शीर्षक की अपनी जीवनी लिखी थी। वही बात करते हैं दोस्तों, तो गोपाल हरि देशमुख को जो कि लोकहितवाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। साप्ताहिक प्रभाकर में गोपाल हरि देशमुख द्वारा लेख लिखे गए हैं। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम आंदोलन की शुरुआत श्री नारायण गुरु ने ही की थी। 1902 में केरल में उन्होंने की थी। ठीक है, वही बात करते हैं, एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि भवैया गीत, ठीक है, भवैया गीत किस राज्य का लोकगीत है? तो ये पश्चिम बंगाल का है। दोस्तों आप लोग इसको कंफर्म कीजिएगा। भाव गीत पूछा था, ठीक है, ये भाव गीत था या फिर भवैया गीत था? ठीक है, ये कंफर्म कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मुझे भाव गीत से रिलेटेड कोई भी प्रश्न नहीं मिल पाया, इसलिए भवैया गीत पूछा गया होगा।
तो अगर ये पूछा गया होगा तो पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं दोस्तों, तो भावैया पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय लोक संगीत का एक संगीत रूप है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और उत्तरी दिनाजपुर जिले के हिस्से कूच बिहार जलपाईगुड़ी में इसका जो कि प्रचलन है। कुछ अन्य लोक नृत्यों के नाम आप जान लीजिए, जैसे कि छऊ यह उड़ीसा और बिहार में भी प्रदर्शन किया जाता है। कीर्तन, अलकप और गंभीर, ठीक है, ये सभी किए जाते हैं। एक प्रश्न आता है कि 2022 में किस क्रिकेटर के कोच को लाइफ टाइम अचीवमेंट का द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शंस में रोहित शर्मा थे, तो रोहित शर्मा आपके राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं दोस्तों, तो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के कोच दिनेश लाड को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो रोहित शर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि किस अनुच्छेद के तहत संसद के सामने बजट पेश होता है। तो अनुच्छेद 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत बजट को रखा गया है। हालांकि संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण नाम दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 112 के मुताबिक हर साल बजट पेश करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन राष्ट्रपति खुद बजट पेश नहीं करते हैं। राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं या फिर करती हैं, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या थी। तो अगर मानव विकास सूचकांक पूछा गया होगा तो 132 रैंक थी। जी दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक या फिर ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार 191 देशों की इस सूची में भारत 132वां पायदान पर था। जी दोस्तों, अगर ये पूछा गया था या फिर एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, दोनों में से कंफर्म कीजिए, दोनों पूछा था या फिर इनमें से कोई एक पूछा गया था। सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंक पूछी गई होगी तो 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 120वें स्थान पे था 2021 में। हाल ही में वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इस रिपोर्ट में 163 देशों में भारत जो कि 121वें स्थान पर था। यह वर्ष 2020 में 117वें और 2021 में 120वें स्थान पे भारत रहा था। तो इन दोनों में से कंफर्म कीजिएगा, मानव विकास सूचकांक पूछा था या फिर सतत विकास सूचकांक पूछा था। एक प्रश्न आया था कि राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन से समाज की स्थापना की गई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। जी दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने अगस्त 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज या फिर ईश्वर का समाज नाम दिया गया था। ब्रह्म समाज का उद्देश्य शाश्वत अप्राप्य अपरिवर्तनीय ईश्वर की पूजा और आराधना थी। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया और पुरोहित एवं बलि की प्रथा से दूर रहा, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अबरक का उत्पादन आंध्र प्रदेश के किस जिले में होता है। तो नेल्लोर जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछा था, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। इसका अगर सूत्र पूछेगा तो NaHCO3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मालदीव भारत के किस ओर है, भारत के किस दिशा की ओर है। तो दक्षिण पश्चिम में है मालदीव भारत के। बात करते हैं तो मालदीव भारत के लक्षद्वीप टापू की उत्तर दक्षिण दिशा में, अगर लक्षद्वीप से देखा जाए, लेकिन वैश्विक रूप से अगर भूगोल की दृष्टि से भारत से देखा जाएगा तो दक्षिण पश्चिम में है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि गधा खेत खाए जुलाहा पीटा जाए, इसका अर्थ क्या होगा। तो अपराध कोई और करे और दंड किसी अन्य को मिले, इसका राइट आंसर होगा। आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो अत्यधिक क्रोध होना, ठीक है, अत्यधिक क्रोध हो जाना, जिसका राइट आंसर होगा। सृष्टि का विलोम शब्द पूछा था तो प्रलय आपका राइट आंसर होगा। तोता का पर्यायवाची शब्द पूछा था तो दोस्तों तोता का पर्याय जो कि पर्यायवाची शब्द कीर, सुआ, सुग्गा, सुग्गा, फलादन, सुआ, ठीक है, मिट्ठू, सुग्गा, यहाँ पे दोस्तों काफ़ी बार रिपीट भी हो गए हैं। मधुर भाषी, सारस, कमल, शतपत्र, मयूर जो कि कटरैया, कामदेव, किकिरात, कोयल, बहेलिया, सुक, कीर, सुग्गा, पोशाक, वस्त्र इत्यादि जो कि तोता का पर्यायवाची शब्द मैंने सभी बता दिए हैं। एक प्रश्न आया था कि चापलूसी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो चाटुकारिता जो कि खुशामद, आदर, सत्कार, अवभगत, चाटुकारी, खुशामद, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा रिपीट हो गए हैं। मक्खन बाजी,
ठीक है जी। हुजूरी, उल्लाप, आर्तनाद, ठीक है, पुकारना, चीख पुकार, आत्म प्रशंसा, जो कि श्लाघा, बढ़ाई, तारीफ, मक्खन, बटर, माखन, सुखामद, ठीक है, ये सभी क्या है? सगलगी, सुखामद, भटई, जो कि प्रलोभन, विलोभन, प्रशंसा इत्यादि क्या है? चापलूसी का होगा दोस्तों। थोड़ा सा कुछ वर्ड डबल डबल हो गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इनको सही कर लेना, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों, ये एग्जैक्ट पता नहीं चला था कि तोमर राजवंश में सिक्कों को क्या बोला जाता था। ये क्या था? कंफर्म करिएगा आप कमेंट करके, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्या थे? या पूरा प्रश्न बताइएगा। पंकज अडवाणी से संबंधित एक प्रश्न आया था, जिसको आप कमेंट करके बताइएगा एग्जैक्ट क्या पूछा था। बाकी दोस्तों, समानता का अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद हैं, ये पूछा गया था। तो इसमें कुल जो है दोस्तों 5 अनुच्छेद हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 14 से, ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक है समानता का अधिकार। चलिए इसमें देखते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि की समझ समानता का अधिकार होता है। अनुच्छेद 15 में धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ठीक है। अनुच्छेद 17 में छुआछूत या फिर अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया था। और अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत किया गया था। तो ये सभी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। इसमें संख्या पूछा था तो टोटल जो है 5 हो जाएगा आपका, जैसे कि 14 1, 15 2, 16 3, 17 4 और 18 5। तो ये 5 जो है आपका राइट आंसर होगा। अदरवाइज़ क्या पूछा था कमेंट करके बताइएगा। इंडियन बैंक का लोगो कौन सा है? इनमें से कौन इंडियन बैंक का लोगो है, ये क्वेश्चन आया था। तो एक केंद्रीय बिंदु के चारों ओर व्यवस्थित 3 गोलाकार तीरों वाले इंडियन बैंक का लोगो है। तो 3 गोलाकार तीरों वाले जो कि लगाए होंगे दोस्तों, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य के स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ जो कि 1 नवंबर सन 2000 को पूर्वी मध्य प्रदेश से बाहर बनाया गया था, इसको बाहर करके, ठीक है। छत्तीसगढ़ में पुराने राज्य के 7 जिले शामिल हैं और यह खनिज संपदा और चावल उत्पादक के रूप में समृद्ध है। इन राज्यों के निर्माण का आधार सामाजिक राजनीतिक होना बताया जाता है, न कि भाषाई, ठीक है। वहीं बात करते हैं उत्तराखंड का भी इसी साल जो कि विखंडन हुआ था। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड बना था, जिसे बाद में जो कि उत्तराखंड का नाम दिया गया था। पहले इसे उत्तरांचल प्रदेश कहा जाता था, बाद में इसे उत्तराखंड का नाम दिया गया था। उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों से बाहर बनाया गया था। उत्तराखंड गठन के कुमाऊं और गढ़वाल के आदिवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा किया गया था। उत्तराखंड का गठन 11 पहाड़ी जिलों और 2 मैदानी जिलों से किया गया था। झारखंड का गठन भी इसी साल हुआ था दोस्तों। झारखंड का गठन 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था। झारखंड को दक्षिणी बिहार के 11 जिलों में तराशा गया था। यह राज्य जो कि बिहार की लगभग 35% आबादी को शामिल करता है। इसमें कोयला खदानों और इस्पात मिलों द्वारा उत्पन्न राज्य के राजस्व का 65% भी शामिल है। तो दोस्तों इस सन 2000 में 3 राज्य बने थे। एक था दोस्तों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि बाबर ने किस वंश को हराकर मुगल वंश की नींव डाली थी? तो लोधी वंश को हराया था। लोधी वंश का जो कार्यकाल था 1451 से 1526 था। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। 1526 में काबुलिस्तान के तैमूर शासक बाबर की मुगल सेना से दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी शासक सेना को हराया था, ठीक है। पानीपत एक पौराणिक स्थान था जहां जो कि 1526 के बाद मुगलों और विभिन्न अन्य ताकतों के बीच कई लड़ाइयां लड़ी गई थी। उसे पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने इस क्षेत्र पर आक्रमण करने और इब्राहिम लोदी को अस्थिर करने के लिए आमंत्रित किया था। लोदी की सेना घुड़सवार सेना पर और विशेष रूप से हाथियों पर
बहुत अधिक निर्भर थी, जो पहले के समय में दुश्मन को झटका दे सकती थी और उन्हें नष्ट कर सकती थी। इस युद्ध के भारत में मुगल वंश की नींव रखी गई थी, इसको हरा के। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में यह हेमू विक्रमादित्य और अकबर के बीच लड़ा गया था, दिनांक 5 नवंबर 1556 को। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में यह मराठों और अहमद शाह दुर्रानी के बीच लड़ा गया था। इसका जो है आरंभ हुआ था 14 जनवरी 1761 में। तो इससे रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता दी है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी, तो थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब की खोज की थी। जी हाँ दोस्तों, जो बल्ब लंबे समय से उपयोग में लाया जा रहा है कि उसको जो है विकसित करने का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को दिया जाता है। आज ही के दिन एडिसन ने 27 जनवरी 1880 को अपने पहले बल्ब का जो कि पेटेंट हासिल किया था। हाल के कुछ सालों में बल्ब का स्वरूप बहुत बदल गया है, जैसे कि एलईडी बल्बों का निर्माण हो गया था। दूती चंद से रिलेटेड एक प्रश्न आया था दोस्तों, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। भारतीय स्प्रिंटर दूती चंद ने एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में रविवार को यह 100 मीटर की रेस में 11.28 सेकेंड में पूरी की और अपनी ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा था। उनका पहले राष्ट्रीय रिकॉर्ड 11.29 सेकेंड था, उन्होंने पिछला साल गुवाहाटी में बनाया था। और दोस्तों बात करें तो दूती चंद ने जो कि हिमा दास का रिकॉर्ड तोड़ा था। तो आप इससे रिलेटेड क्या पूछा था, कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। लखनऊ घराने को किसने बसाया था, तो लखनऊ घराने की नींव उस्ताद बख्शू खां ने रखी थी। लखनऊ घराने की स्थापना अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में हुई थी। ठीक है, बाकी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष आया था, तो 1878 आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। जी दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारतीय भाषाओं के प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए लाया गया था। दूसरे एंग्लो अफगान युद्ध जो कि यहाँ पे बात करते हैं 1878 से 1880 तक, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक हो गया। 1878 से 1880 के लिए लॉर्ड लिटन की बहुत आलोचना की गई थी, इसलिए उन्होंने अपने अधीन ब्रिटिश नीतियों की आलोचना जो कि व्यक्त करने के लिए मौखिक प्रेस को रोकने के उद्देश्य से अधिनियम पारित किया था। इसे मैंगिंग एक्ट का उपनाम दिया गया था। यह पहली बार है जब किसी अधिनियम ने सरकार को अदालत के आदेशों के बिना भी सर्च वारंट जारी करने और अखबार के परिसर में प्रवेश करने का अधिकार दिया था। कानून को लिटन ने उत्तराधिकारी लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों, तो लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 उसका जो कि था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 का जो कि निरस्त कर दिया गया था। 1882 में पहला कारखाना जो अधिनियम जो था 1881 में आया था। सर विलियम हंटर जो कि 1882 की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे तो स्थानीय स्वयं सरकार जो कि 1882 पर प्रस्ताव पारित हुआ था, जो कि लिबर्ट बिल विवाद जो कि 1883 से 84 के बीच में हुआ था। लॉर्ड लिटन जो कि 1876 से 1880 इसका कार्यकाल था। 1876 से 1878 के अकाल ने मद्रास, बॉम्बे, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत और पंजाब के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया था। रिचर्ड स्ट्रैची जो कि 1878 की अध्यक्षता में अकाल आयोग नियुक्त किया था। ठीक है, रॉयल टाइल एक्ट जो कि 1876 क्वीन विक्टोरिया ने कैसर ए हिंद या फिर भारत की रानी महारानी की उपाधि धारण की थी। वही बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 और इसलिए आर्म एक्ट जो कि 1878 अधिनियम किया गया था। दूसरा अफगान युद्ध भी इसी समय हुआ था, 1878 से 1880 के बीच में हुआ था। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि सड़क दुर्घटना में मौत की राशि 25,000 से बढ़ाकर कितना कर दी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 लाख रुपए कर दी गई है। एक प्रश्न आया था दोस्तों एल नीनो से की हवाओं से रिलेटेड एक प्रश्न आया था, एग्जैक्ट क्या था कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो दोस्तों इतने ही सारे प्रश्न मुझे थर्ड शिफ्ट के मिल पाए। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।